गाइस जो आज हम एल्गोरिदम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको बैंकर्स एल्गोरिदम कहा जाता है और ये हम जो यूज़ करते हैं ये डेडलॉक अवॉइडेंस को चेक करने के लिए कि इस पार्टिकुलर रिसोर्सेज के अंदर हमारा डेडलॉक प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसके लिए हम बैंकर्स एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है? बैंकर्स एल्गोरिदम हमें ये बताता है कि जो हमारे पास सिस्टम की इंफॉर्मेशन है, इस सिस्टम को जब हम रिसोर्सेज देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली किस तरह परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिस्टम किस तरह परफॉर्म करेगा। ठीक है, सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना है और उसको कितने टाइम के लिए वेट करना है और उसको कौन कौन सी प्रोसेस, ठीक है, रिसोर्सेज उसको रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितने प्रोसेस उसमें आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, किस तरह के रिसोर्सेज उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो प्रोसेसेस वो ले रहा है वो प्रोसेसेस कितना टाइम लेंगे एग्जीक्यूट होने में। ये बैंकर्स एल्गोरिदम है। और बैंकर्स एल्गोरिदम जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली डेडलॉक अवॉइडेंस को चेक करने के लिए करते हैं कि इस रिसोर्सेज के अंदर क्या ये हमारा सिस्टम के अंदर डेडलॉक आता है कि नहीं, जिसको हम सेफ या अनसेफ भी बोलते हैं। तो हमारे पास गाइस हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जिस तरह एक एग्जांपल गिवन है, जी, ये हमारे पास देखें टोटल रिसोर्सेज गिवन है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो गाइस हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है, टोटल रिसोर्सेज हमारे पास A10 है, B5 है, C7। ये रिसोर्सेज हैं ABC। इससे कुछ भी मुराद हो सकता है, लाइक आपका A जो है वो मैं क्या देता हूँ, मेमोरी है। ठीक है, रिसोर्सेज है ना कुछ जो हमने दिए हुए CPU को। ठीक है, A प्रोसेस फॉर एग्जांपल मेमोरी है, B प्रोसेस फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेसर है, आप कह सकते हैं B प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेसर है। और जो आपका सी प्रोसेस है फॉर एग्जांपल वो आपका प्रिंटर है। ठीक है, तो ये तीन आपके पास प्रोसेस है जिनको आपने ABC मार्क आउट किया हुआ है। ठीक है, और उसको आपने कुछ रिसोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, जिस तरह ए आपने इधर इन्होंने A CPU लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं ना, कोई टाइप के भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, प्रिंटर मेमोरी या प्रोसेस हो सकता है या आपका CPU हो सकता है, मेमोरी प्रिंटर हो सकता है। तो हमने कह दिया जी A CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, B मेमोरी है और C प्रिंटर है। नाउ देखें गाइस नेक्स्ट क्या एलोकेशन। हाउ मेनी हैव ऑलरेडी टेकन। एलोकेशन का मतलब है कि जो प्रोसेस हमने पहले से अलॉट कर दिए। ठीक है, जो प्रोसेस हमने पहले से अलॉट कर दिए कि ए के पास इतने टोटल जो हमारे पास है ना वो है ए के 10 है, बी के 5 है और सी के 7 है। ठीक है, और हमने एलोकेशन क्या होती है, जो हमने पहले से अलॉट कर दिए, जो उनके पास पहले से मौजूद है। और मैक्सिमम नीड क्या होती है कि इस प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज चाहिए अपनी जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो उसने प्रोसेसर जो CPU प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा है उसको अपनी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका इसका बैंकर्स एल्गोरिदम का। तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अगर गाइस आप देखें तो हमारे पास प्रोसेस, हमारे पास 5 प्रोसेस है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 5 प्रोसेसेस हैं जिनको हमने कह दिया जी P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, 5 प्रोसेसेस हैं। एलोकेशन टाइम हमें गिवन है। एलोकेशन टाइम से क्या मुराद है, जो टाइम हमने अलॉट कर दिया है। ठीक है, जो उनके पास अलॉटेड टाइम है। ठीक है, जो हमने उनके पास पहले से मौजूद है। तो देखें ये ए है, ए के पास 0 मौजूद है, P1 के पास, बी के पास 1 मौजूद है। ठीक है, सी के पास 0 प्रोसेसेस मौजूद है। इसी तरह प्रोसेस 2 के पास ए के 2 रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बी के 0 हैं, सी के 0। जो हमारे पास टोटल प्रोसेसेस हैं वो हमने लिखे हुए हैं ना ऊपर कि ए के 10 है। ठीक है, बी के 7 है। ठीक है, बी के 7 है और सी के आई थिंक 5 है। ये टोटल हमारे पास प्रोसेसेस है ना जो हमने ऊपर अलॉट किए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप देख लें जी। ठीक है, बी के 5 है और सॉरी सी के 7 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं इधर से तो बी के आपके पास 5 है सॉरी, और सी के पास आपके 7 पर। ये टोटल आपने एलोकेशन इनमें से ना आपने कुछ अलॉट कर दिए। जिस तरह बी के पास 1 रिसोर्स है। ठीक है, इस तरह प्रोसेस 2 के पास ए के 2 रिसोर्स हैं, प्रोसेस 3 के पास ए के 3 रिसोर्सेज है जबकि सी के 2 हैं। ठीक है, तो ये आपने टोटल उनको अलॉट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप जो गाइज है हमारे पास वो है इन सबको ना जो हमने इसको अलॉट किया हुआ है उसको आपस में हम ऐड करते हैं। देखेंगे जो हम जो जो पहले से अलॉट है ना उन टाइम को हम आपस में ऐड करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि टोटल में से हमने कितने अलॉटेड है पहले से।
तो देखिए हम अगर इस सारी लाइन को आपस में ऐड करते हैं तो हमें ये 7 मिलता है। ठीक है, ए के 7 प्रोसेसेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं। ठीक है, बी के सारे प्रोसेसेस ये हैं। ठीक है, बी के सारे प्रोसेसेस के कितने हैं, 2, ये भी अलॉटेड हैं, 2 हैं। इनको ऐड करें 2 2 4 5, मतलब टोटल में से हमारे पास, अगर टोटल हमारे पास था ए के 10 थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो हमारे ऊपर गिवन थे रिसोर्सेज, बी के लेट से हमारे पास थे 5, ठीक है, और सी के फॉर एग्जांपल हमारे पास थे 7। तो अब हमारे पास जो एलोकेशन है ना, एलोकेशन वो हमने हमारी जो अलॉट हुए हैं प्रोसेस पहले से जो अलॉटेड थे वो ए के 7 हो गए, बी के कितने हो गए 2, और सी के कितने हो गए 5। अब देखें, ये काम तो आपने कर लिया, आपने सब, पहला स्टेप है आपने इस एलोकेशन टाइम को आपस में ऐड कर लेना है। अब देखें गाइस, आपने क्या करना है, टोटल आपके पास प्रोसेस थे ये 10 5 एंड 7। जब आप इसमें से एलोकेशन टाइम को माइनस करेंगे, इस तरह अगर मैं 10 में से 7 को निकालूं तो मेरे पास ए के रिसोर्सेज बचते हैं 3। ठीक है, ए के मेरे पास रिसोर्सेज बचते हैं 3। इसी तरह बी मेरे पास टोटल 5 थे, 5 में से कितने प्रोसेस यूज हो चुके हैं 2, तो 5 माइनस 2 क्या आता है मेरे पास, अगेन 3। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो है वो है सी। सी के टोटल 7 रिसोर्सेज है, 7 में से हमने 5 को यूज कर लिया है, तो 7 माइनस 5 जो कि हमें देगा 2। ठीक है, ये 2 प्रोसेसेस ऑलरेडी अलॉटेड है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है वो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी आपको चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा गाइस, अब हमारे पास कितने प्रोसेस हैं वो हमने इधर लिख लेना है, अवेबिलिटी। ठीक है, जितने हमारे पास रह चुके हैं प्रोसेस, ए के कितने रह गए हैं 3, बी के कितने रह गए हैं 3, और सी के कितने रह गए हैं 2। ठीक है, ऐसे ही रह गए थे ना, 3 3 2 रह गए थे। अब आपने ना अवेलेबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी आपने ये निकाली कि आपके पास अब अवेलेबल 3 3 2 है, क्योंकि जो आपके पास टोटल प्रोसेस आपके पास जो थे ना, टोटल प्रोसेस जो आपने निकाल चुके थे, आपके आपके पास 10 5 और 7 थे। 10 5 और 7 में से आपने क्या किया, आपने उसमें से ये जो माइनस किया ना, टोटल जो आपके पास एलोकेशन था जो आप अलॉट किए उसमें से माइनस किया। ठीक है, अब आपने निकालना मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, एलोकेशन, ठीक है, सॉरी रिमेनिंग नीड आप कैसे निकालेंगे, एलोकेशन माइनस मैक्सिमम। ठीक है, एलोकेशन टाइम आपके पास क्या है, ये है एलोकेशन, और क्या है आपने किससे माइनस करना है, एलोकेशन टाइम में से मैक्सिमम को आपने माइनस करना है। ठीक है, तो 7 में से ए के 7 में से ये 0 को माइनस करें ए का, तो क्या बचता है मेरे पास 7। इसी तरह देखिए 5 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 4 बचता है। ठीक है, ये आप क्या निकाल रहे हैं, ये रिमेनिंग नीड निकाल रहे हैं ना, तो रिमेनिंग कैसे निकलती है, मैक्सिमम में से अलॉट को माइनस करते हैं। तो 3 में से जब आप इस सब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास ये रिसोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें से इसके प्रोसेस को निकाले 3 माइनस 2 1 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0। ठीक है, ये इसी तरह प्रोसेस 3 के लिए आपने सारे निकालने हैं। ठीक है, प्रोसेस 4 के लिए आपने सारे निकालने हैं, और एट द एंड आपने प्रोसेस 5 के लिए निकालने हैं। ये आपने इस तरह इसका रिमेनिंग नीड निकालनी है। रिमेनिंग नीड कैसे निकालते हैं, अगेन सुन लें, मैक्सिमम नीड में से जो आपका एलोकेशन होता है उसको माइनस करते हैं, ए में से ए माइनस होगा, बी में से बी माइनस होगा, और सी में से सी माइनस होगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास हमने कर दिया इसको रिमूव। सॉरी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो हमारे पास जो रिमेनिंग नीड थी जो हमने नीचे की, जो अवेलेबिलिटी थी हमने टोटल प्रोसेसेस थे उसमें से एलोकेशन टाइम को जो माइनस किया वो हमारे पास आया 332। ठीक है गाइस, 332 आया। अब हमने बारी बारी इस मैक्स रिमेनिंग नीड में से चेक करने के किस प्रोसेस की हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो गाइस टॉप से स्टार्ट करें, ए के 7 प्रोसेस है, पहले प्रोसेस के लिए मुझे 7 ए के चाहिए, बी के 4 चाहिए, और सी के 3 चाहिए। तो क्या मेरी जो अवेलेबिलिटी है मेरी 332 है, क्या मैं इससे इस प्रोसेस की नीड को पूरा कर सकता हूँ, नहीं, कि भाई मेरे मुझे ए के 7 चाहिए जबकि मेरे पास ए के 3 मौजूद है। उसका मतलब है इस प्रोसेस को तो हम नीड को फुलफिल नहीं कर सकते फॉर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास जी प्रोसेस 2, जिसके हमें रिमेनिंग नीड है 1 2 2। क्या 1 1 2 से मैं इस मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है मैं इसके नीड को पूरा कर सकता हूँ प्रोसेस 2 को, यस कर सकता हूँ, क्योंकि ए के मुझे 1 चाहिए जबकि मेरे पास ए के 3 मौजूद है, बी के मुझे 2 चाहिए जबकि मेरे पास 3 मौजूद है, और सी के मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए और 2 मेरे पास मौजूद है। तो इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास ठीक है, आप इससे इस प्रोसेस की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो क्या करें,
इस प्रोसेस को, ठीक है, इधर से कर दे कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्रोसेस आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट, आपने इसको इसकी नीड दे दी है। अब आपने क्या करना है गाइस, देखें, अब आपने सिंपल क्या करना है, जो आपने ना इस प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो जो इसका एजुकेशन टाइम होगा वो भी जहरी बात है, जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो एजुकेशन टाइम आपको वापस में रिटर्न होगा ना, एजुकेशन टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इसमें अलॉट टाइम जो था, जो उसके पास पहले से रिसोर्सेज मौजूद थे, क्योंकि अब तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है, और जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो आपको क्या करेगा, आपको टाइम जो उसका एलोकेशन टाइम है वो आपको वापस कर देगा। तो देखें, ए के 2 थे और ए के हमारे पास क्या थे, 3, तो 3 में 2 ऐड हुए, कितना बना, 5, ठीक है, और 3 और 2 एज इट इज आ गई, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये आपने एग्जीक्यूट करना, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपल आपने चेक किया जिसकी डिमांड पूरी हो सकती है, आपने उसकी डिमांड पूरी की, और जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो उसका एलोकेशन टाइम जो आपके पास नीड थी उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप गाइस, अब आपने नीचे मजीद फॉरवर्ड नीचे जाना है, क्या प्रोसेस 3 की मैं नीड को पूरा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि ए के मुझे 6 रिसोर्सेज चाहिए जबकि मेरे पास अवेलेबल 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो एक प्रोसेस की भी अगर हम नीड एक ही नहीं पूरी कर सकते तो ओवरऑल प्रोसेस ही नहीं हो सकता, ठीक है, कैंसिल। नेक्स्ट, अगर प्रोसेस P4 पे जाए तो इसकी क्या मैं डिमांड को पूरा कर सकता हूँ, यस, 2 ए के चाहिए जबकि मेरे पास ए के 5 हैं, इधर बी का 1 चाहिए जबकि 3 है, इसी तरह सी का 1 चाहिए, मेरे पास 2, तो इस प्रोसेस की मैं डिमांड पूरा कर सकता हूँ। तो मतलब इसको भी अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसका जो एलोकेशन टाइम होगा जब ये एग्जीक्यूट फुली हो जाएगा तो इसका एलोकेशन टाइम भी इसमें ऐड हो जाएगा। जब 5 में 2 ऐड होंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, 7, ठीक है। जब 3 में 1 ऐड होगा तो 4, और 2 में जब 1 ऐड होगा तो 3। देखिए अब प्रोसेस किस तरह चल रहे हैं, देखिए सबसे पहले मेरे पास प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, P2, तो आप इधर साथ साथ लिखते रहें बेशक, पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, इसके बाद अब मेरे पास एग्जीक्यूट हुआ P4, ठीक है, P4, ठीक है। अब देखें गाइस, हम अगर ऊपर जाना चाहें तो ऊपर वाले की भी हम डिमांड को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम नीचे की तरफ पहले मूव फॉरवर्ड करें, पहले नीचे वाले को कंप्लीट करें, तो इसको हम पहले से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पहले नीचे कंप्लीट करके फिर वापस ऊपर जाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या हम ने जो प्रोसेस छोड़ा था जिसकी हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे वो अब हो सकते थे। अब लास्ट प्रोसेस है P5, क्या P5 की मैं डिमांड को पूरा कर सकता हूँ, मुझे ए के 5 चाहिए, बी के 3 चाहिए और सी के 1 चाहिए, जबकि मेरे पास अवेलेबल ये है, यस पूरी कर सकता हूँ, तो पूरी करते हैं डिमांड इसकी, ठीक है। इसकी डिमांड को जब मैं पूरा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, 7 में 0 ऐड होंगे विच इज 7, देखिए इस सॉरी इसको ऐड करना है, ए के देखिए 0 है, इसके 7 है, तो 7 प्लस 0 7, देखिए बी के मेरे पास 0 है, इसके क्या है 4, वो भी एज इट इज होगा, जबकि सी के देखिए मेरे पास कितने हैं 2 है, और इधर सी के क्या 3, तो आपस में ऐड होकर मुझे क्या रिजल्ट ओवरऑल मिलेगा 5, ठीक है। इस प्रोसेस को भी आपने एग्जीक्यूट किया तो P4 के बाद हमारा एग्जीक्यूट हुआ P5, ठीक है गाइस, आई होप सो आप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। अब गाइस हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास जो प्रोसेस रह गई थी वो रह गई थी जी P1 और P3, ठीक है। अब P1 और P3, सबसे पहले आते हैं P1 के ऊपर, क्या मैं इसकी डिमांड पूरी कर सकता हूँ, मुझे ए के 7 चाहिए, बी के 4 चाहिए और सी के 3, जबकि मेरे पास ए के 7 मौजूद है, बी के भी 4 मौजूद है, सी के मेरे पास 5 है, तो मतलब मैं डिमांड पूरी कर सकता हूँ, तो उसकी डिमांड को पूरा करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इसकी डिमांड को पूरा किया तो एलोकेशन टाइम ऐड होगा 7, ठीक है, 4 में एक ऐड हो जाएगा 5, और सी के ऊपर ही 5 रहेंगे मेरे पास, ठीक है। अब ये प्रोसेस मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया, P1 भी एग्जीक्यूट, अब P3 की तरफ चलते हैं, क्या P3 की मैं डिमांड को पूरा कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, 6 ए के चाहिए और बी और सी का कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास कितने हैं 7 ए के हैं, बी के 5 हैं, तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी देखते हैं। तो मेरे पास देखिए 7 में 3 ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा 10, ठीक है, 5 में 0 ऐड होगा विच इज 5, एंड 3 में 5 में सॉरी ये वाला 5 है ना, तो 5 में 0 ऐड होगा 5, और 5 में 2 ऐड होगा तो 7। तो अब आप देख सकते हैं गाइस जो हमारे पास टोटल रिसोर्सेज थे, अगर जो टोटल रिसोर्सेज जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थे, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं गाइस, एक मिनट में, ये देखिए, ये जो हमारे पास था ना, ये टोटल प्रोसेसेस, ये जो उसने कहा था कि टोटल रिसोर्सेज ये हैं, ये देखिए यही वैल्यू हम इधर नीचे गेट कर रहे हैं,
अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो देखिए यही वैल्यू हम इधर गेट कर रहे हैं। ये देखिए इधर इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये वैल्यू को हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वही जब हमने देखा तो हमारे पास 10, 5 एंड 7 आ रहा है। तो इसका मतलब जब आपके जितने टोटल रिसोर्सेज हैं वो आपने सबको मैनेज करके, ठीक है, आखिर में हमारे पास प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था, P3, ठीक है। तो इधर P3, अब देखिए गाइस जो हमने हमारे पास टोटल रिसोर्सेज ए के 10 थे, बी के 5 थे और सी के 7 थे, हमने टोटल वही यहाँ से कलेक्ट कर लिया। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब आपके पास जो आपके टोटल रिसोर्सेज हैं वो वापस उसके ओरिजिनल इक्वल आ जाए, ओरिजिनल वैल्यू के, तो हम कहते हैं जो हमारे पास जो ये प्रोसेस है ये क्या है, डेडलॉक फ्री है, ठीक है, डेडलॉक फ्री है, ठीक है, डेडलॉक फ्री है, ठीक है। और ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस सेफ है, ठीक है। प्रोसेस क्या है हमारे पास, सेफ है। प्रोसेस अनसेफ किस सूरत में होता है, जब हमारे पास डेडलॉक प्रेजेंट हो, ठीक है। डेडलॉक डेडलॉक कैसे प्रेजेंट होता है, लाइक अगर मैं इधर से किसी एक प्रोसेस भी ऐसा होता है जिसकी मैं रिसोर्स को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम दोबारा जो हमने वापस रेपिटेशन की है, वापस उन प्रोसेसेस को चेक किया है क्योंकि हम डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे पहले, अगर दोबारा टाइम भी अगर उनकी डिमांड हम पूरी ना कर सकते तो हम क्या देते जी, इसने प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो, फॉर एग्जाम्पल P5 तक तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन जब P1 की बारी आई तो हमारे पास इतने रिसोर्स ही नहीं थे कि हम उसकी नीड को पूरा कर सकते, तो हम क्या देते थे, इस प्रोसेस के अंदर डेडलॉक मौजूद है, ठीक है। प्रोसेस जो है अनसेफ है क्योंकि हमारे पास उतनी रिसोर्सेज है ही नहीं कि हम प्रोसेस की नीड को पूरा कर सकें ताकि प्रोसेस जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। तो ये गाइस बैंकर्स एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम इस तरह वर्क करता है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने एलोकेशन टाइम को ऐड कर लेना होता है, ठीक है। फिर आपने रिमेनिंग नीड निकालनी होती है। रिमेनिंग नीड कैसे निकलती है, मैक्सिमम नीड से एलोकेशन टाइम को माइनस करते हैं, फिर जो आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है, उसमें से आप चेक करते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह बारी बारी प्रोसेस करना है कि इस प्रोसेस की हम डिमांड को पूरा कर सकें। तो ये गाइस बैंकर्स एल्गोरिथम है। आपको एक छोटा सा और आइडिया बता देते हैं कि डेडलॉक होता है। डेडलॉक ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको लिखने के लिए पेंसिल चाहिए, ठीक है, पेन चाहिए, और जबकि आपके दूसरे दोस्त के पास रजिस्टर है, ठीक है। अब आपको लिखने के लिए रजिस्टर चाहिए जबकि आपके दोस्त को लिखने के लिए क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है। तो ना आप वो आपको रजिस्टर दे रहे हैं ना आप उसको पेन दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ना आपका काम हो रहा है ना उसका काम हो रहा है, तो ठीक है, ये डेडलॉक है। इस तरह सीपीयू के अंदर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल सीपीयू जिस प्रोसेस की डिमांड करता है वो फॉर एग्जांपल वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस के पास है, तो ना वो अब ये रिसोर्स अपना उसको दे रहा है कि उसकी जॉब को कंप्लीट हो जाए, ना वो जो रिसोर्स है इसको दे रहा है इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए ताकि ये जॉब एग्जीक्यूट हो सके, तो इस प्रोसेस को डेडलॉक आ जाए। गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।